Hello everyone, welcome to my next class, introduction of the mode. Before the starting of the mode, I defined lot of things which I discussed in the uh, last classes, like in a center tendency, about the mean, the type of the mean, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean. Then I defined the median. So mode is a part of the center tendency, and the same thing that is also a positional average. So let's start in the what is the mode and how to the measure of the mode. Before the starting of the mode, let's I define the what is the mode. Actually, when we discuss about the mean is in the term is calculation. Mean is a term of the calculation of number of observation with divided by the number sum of the observation divided by the number of observations. And median is the positional average. Positional average means first we are ascending and descending order, then identify the which value is the median mid value. That is a median. But mode is a different form of the center tendency. Mode is often said to be a value in a series which occur most frequently or which has the greatest frequency, but it is not exactly true for every frequency distribution. Rather, it is that value around which item tend to concentrate more heavily. In this term, I define कि mode क्या होता है, जहाँ पे when we define कि जो frequency होती है इन the number of observation होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा concentrate होते हैं, concentrate का मतलब जिनका repetition in the term बहुत ज़्यादा आता है. तो दो तरह के डेटा पे हम स्टडी करते हैं, एक अनग्रुप डेटा पे और ग्रुप डेटा पे. तो अनग्रुप डेटा में क्या होता है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज नॉट बी गिवन, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है, एक इंडिविजुअल सीरीज होती है, तो हम ये देखते हैं कि जो भी नंबर है वो उसका रिपीटेशन तो नहीं हो रहा, कई बार रिपीट हो रहे हैं और वो कई बार मिल रहे हैं. जैसे एक स्टूडेंट्स हैं, जैसे क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और 60 स्टूडेंट्स ने पेपर दिए हैं, मार्क्स हैं 60 में मार्क्स हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स के जो 35 मार्क्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं. मतलब मान के चलिए कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 35 मार्क्स हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 मार्क्स हैं, तो और इसके अलावा सबके अलग अलग मार्क्स हैं. तो ये जो कंसंट्रेशन है मार्क्स है, जो 35 मार्क्स हैं ऑफ 10 स्टूडेंट्स के, दैट इज अ मोड. तो मोड यहाँ पे डिफाइन करता है कि विच इज मोस्ट कंसंट्रेट वैल्यू, या डिफाइन करता है कि विच इज अ ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी, उस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा में. जैसे हमने एक डेटा दे रखा है एंड डेटा जो है ऑब्जर्वेशन है, दैट इज 8 9 11 15 16 12 15 3 7 15. So every number is repeatable. Every number is not be repeatable, but 15 is repeatable in the most of time. तो यहाँ पे जो 15, अगर हम 10 ऑब्जर्वेशन स्टडी कर रहे हैं, तो और जो 15 के अलावा जो भी नंबर्स हैं वो कहीं भी रिपीट नहीं हो रहे, बट 15 रिपीट जो हो रहा है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो जब 15 3 टाइम रिपीट्स हो रहा है, दैट इज द मोड इज देयर फॉर इज 15. ओके, तो इसी तरीके से हम स्टडी करते हैं कि क्या, तो मोड की इस तरह से स्टडी करते हैं. इसके अलावा हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डेफिनेशन इसमें एक और देख लेते हैं. मोड की डेफिनेशन कहता है कि मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच अकर विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मतलब मोड वही वैल्यू होती है जो वेरिएट करता है और मोस्टली फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रिपीटिशन इन द टर्म कहते हैं. मोड कैन ऑल्सो बी डिफाइन इज दैट वैल्यू अबाउट विच द आइटम आर मोस्ट क्लोजली कंसंट्रेटेड. मोड अगर डिफाइन कर रहे हैं तो उस वैल्यू को डिफाइन करेंगे जिसमें क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आइटम्स आर क्लोजली कंसंट्रेटेड होते हैं, जिसके रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब जिस पे लोग, जिस वैल्यू पे लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो दैट इज कंसंट्रेटेड वैल्यू होती है. तो उसको हम मोड बोलते हैं. इट इज़ द वैल्यू विच हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इन इट्स इमीडिएट नाइबर. ये वो वैल्यू होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर देन इमीडिएटली नाइबर, जो भी नेबर्स होते हैं उनसे ज़्यादा होती है. तो अगर इन द टर्म ऑफ मेजरिंग ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द डिटरमाइनिंग मोड कहेंगे तो हम तीन तरह की स्टडी करते हैं. इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन वेयर वी डिफाइन द अनग्रुप डेटा, जिसमें आपके क्या होता है कि हम जो मोड उसमें डिटरमाइन होता है वो काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स होता है, हम काउंट करते हैं नंबर्स को और वेरियस वैल्यूज रिपीट देमसेल्फ. कई बार क्या होता है, कई सारी वैल्यूज अपने आप को रिपीट करती हैं. देन द वैल्यू अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, इट इज द मॉडल वैल्यू. जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड ए मॉडल वैल्यू. अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, दैट इज अ ग्रुप डेटा वेयर हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं. तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं. फर्स्ट इज अ इंस्पेक्शन मेथड एंड सेकंड इज अ ग्रुपिंग मेथड. तो इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम ये देखते हैं कि जो भी वैल्यू है वो आइटम के कितने क्लोजली कंसंट्रेट कर रहा है.
मतलब हमारी जो वैल्यू, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी डिफाइन होती है, तो जो भी ऑब्जर्वेशन होता है उसके पास फ्रीक्वेंसी डिफाइन होती है। तो हमारा जो मेथड होता है उसमें ये आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का कौन सा नंबर है जहाँ पे जो वैल्यूज़ है आइटम है वो क्लोजली कंसंट्रेट कर रहे हैं। जब हम ये देखते हैं कि ऑलरेडी फेयर रेगुलर है, डिस्ट्रीब्यूशन फेयर रेगुलर है, विल लुक द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हम ये देखते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो उसी के बिहार पे जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है दैट इज मॉडल वैल्यू। तो जो भी हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने जो भी ऑब्जर्वेशन होता है दैट वैल्यू इज कॉल्ड मॉडल वैल्यू। बट यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है इज अ फेयरली रेगुलर। फेयरली रेगुलर का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी वो बहुत ज़्यादा क्लोजली कंसंट्रेट ना हो, जैसे 25 है तो 24 ना हो, दूसरी फ्रीक्वेंसी 24 ना हो, 23 ना हो। तो इस तरह की अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पे डिस्पर्शन मेथड लगा लेते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि वैल्यूज हमारी बहुत ज़्यादा क्लोजली कंसंट्रेट होती हैं, मतलब अगर हम ये समझें कि दो फ्रीक्वेंसी का जो गैप है वो 5 से कम हो रहा है, तब वहाँ पे हम ग्रुपिंग का मेथड लगाते हैं। तो ग्रुपिंग के मेथड में हम क्या करते हैं, 6 कॉलम्स बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम हम उन लोग पहली फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को मान लेते हैं और पुट करते हैं जो भी उस फ्रीक्वेंसी, उस कॉलम में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसको सर्किल कर लेते हैं। सेकंड कॉलम में हम क्या करते हैं, टू के ग्रुप को ज्वाइन करते रहते हैं, टू के ग्रुप का सम निकालते रहते हैं और उसको सेकंड ग्रुप में लिखते जाते हैं, और उसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम सर्किल कर देते हैं। इस बार थर्ड कॉलम में क्या होता है, हम फर्स्ट नंबर को लीव कर देते हैं और बाकी दो दो का ग्रुप बनाते हैं। दो दो का ग्रुप करके हम जो सम की वैल्यूज निकालते हैं उसको हम थर्ड कॉलम में लिखते हैं और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम सर्किल कर लेते हैं। सेम लाइक दैट ना कॉलम 4, बट यहाँ पे कॉलम 4 पे क्या होता है, हम 3 का ग्रुप डिफाइन करते हैं। थ्री नंबर्स को हम लेते हैं, उसका सम हम निकालते हैं और उसको राइट करते हैं कॉलम 4 में। और जब सारे हमारे तीन तीन के ग्रुप बन जाते हैं तो दैट इज जो भी हाईएस्ट टोटल वैल्यू होती है उसको हम सर्किल कर देते हैं। कॉलम 5 में हम क्या करते हैं, 3 का ही ग्रुप बनाते हैं बट फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम लीव कर देते हैं। बाकी जो भी टोटल हमारा आता है 3 नंबर को ज्वाइन करने के बाद, थ्री नंबर्स का बनाते हैं। अगर 2 नंबर लास्ट में बचे हैं, एक नंबर लास्ट बचा है तो उसको लीव कर देते हैं। तो और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको सर्किल कर देते हैं। लास्ट कॉलम में, सिक्स्थ कॉलम में हम क्या करते हैं, 2 फ्रीक्वेंसीज को लीव कर देते हैं और 3 का ग्रुप बनाते हैं। और जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट टोटल होता है, उसको हम मॉडल वैल्यू कर देते हैं। उसके बिहाफ पे हम जब चीज़ें, उसके बिहाफ पे जब हम देखते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस भी है तो एनालिसिस टेबल बनती है। आइडेंटिफाई करते हैं कि नंबर ऑफ जो वन है वो कहाँ पे आ रहा है जो एनालिसिस टेबल में, क्योंकि हम जो भी सर्किल कर रहे होते हैं उस नंबर्स को हम वन देते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो उसी के थ्रू हम मोड आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मोड कंटिन्यूस सीरीज में है तो हम इंस्पेक्शन या ग्रुपिंग मेथड दोनों में लगाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट इज द मॉडल क्लास, देन यूज द फॉर्मूला m more is equal to L plus delta 1 upon delta 1 plus delta 2 into H। तो डेल्टा 1 यहाँ पे मोड एफ एम माइनस एफ वन होता है, मोड डेल्टा 2 मोड एफ एम माइनस एफ टू। तो एफ एम इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एफ एम जो आती है मॉडल क्लास जहाँ पे आता है दैट इज एफ एम। एफ वन क्या होता है, जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं मोड के फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को एफ वन, और मोड के सक्सेसिव जो क्लास होती है, मॉडल क्लास के सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज एफ टू। तो यहाँ पे एच क्लास साइज होता है जो भी डिफ्रेंशिएट होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में। तो ये सब चीज़ें होती है। तो इस तरह से हम तीन चीज़ें डिफाइन करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज का। कभी कभी क्या होता है कि आप एनालिसिस टेबल बना रहे होते हैं और एनालिसिस टेबल में दो ऐसी टेबल्स होती हैं जिनकी वैल्यू सेम आ जाती है, मतलब मॉडल क्लास आपके सेम, मॉडल क्लास दो मॉडल क्लास हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ए मॉडल बाय मॉडल फॉर्म। तो इसमें जो हम यूज करते हैं वो सीधा सीधा एक फॉर्मूला यूज करते हैं, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर मोड मॉडली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यूड इन द डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द मोड मीन, जहाँ पे मीन मोड और मीडियन इन तीनों की वैल्यू डिफरेंशिएट करती है एंड नॉट इज अ परफेक्ट टाइप ऑफ द कर्व डिजाइन नहीं होता है, तो वहाँ पे ये क्या कहलाता है, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जहाँ पे तीनों चीजें सेम होती, तीनों वैल्यू सेम होती है दैट इज अ आपका नॉन अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो उसमें स्क्यूड नहीं होता, बट जहाँ पे स्क्यूड होगा, दूसरों की डिफरेंस वैल्यू होगी, तो मोड हमेशा क्या होगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जब क्लास यान इक्वल होते हैं तो हमारा क्या होता है, हमें उसको क्लास को इक्वल करना होता है और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना होता है। तो फ्रीक्वेंसी एडजस्टिंग होती है तब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही हम क्या करते हैं, मोड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो लास्ट में जो फॉर्मूला डिफाइन किया था इन टर्म ऑफ द ग्रुप डेटा के फ्रीक्वेंसी में, वही उसी का फॉर्मूला डिफाइन है, एल प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू एच। तो इसके भी यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है।
तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन में हम पहले इंस्पेक्शन मेथड को स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका सेल्स दे रखा है 58 लाख से 60 लाख, 60 टू 62 लाख। तो नंबर ऑफ कंपनीज दे रखी हैं, किस कंपनी का कितनी कंपनीज का कितने में प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी रेंज में प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको डिफाइन कर रखा है। तो हमने सेल्स को दो कॉलम बना लिया, सेल्स का और नंबर ऑफ कंपनीज का। अब यहाँ पे ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है कि अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो 30 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और उसके पीछे जो सबसे सेकंड जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 25 है। तो मैंने लास्ट में ही बोला है कि जब आपकी जब फ्रीक्वेंसी का गैप आपका 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड लगाते हैं। अगर 5 से कम हो रहा है, मतलब 2 या 1 का गैप है या 3 का गैप है, तो हम वहाँ पे ग्रुपिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 का अच्छा खासा गैप है दो बड़ी फ्रीक्वेंसीज में, 30 और 45 में। तो हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 30 है, तो हमने इसको क्या मान लिया, एफ एम मान लिया, F0 मान लिया। तो F0 मान लिया, इसके ऊपर वाली F1 होती है, इसके नीचे F2 होता है। तो ये जो हमें क्लास मिल गई, हमें ये कौन सी क्लास मिल गई, 64 टू 66 वाली क्लास है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, दैट इज कॉल्ड ये मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास मिल गई। तो हमने मॉडल क्लास में क्या किया, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया, एल प्लस डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू एच। तो एल क्या होता है, लोअर लिमिट होती है, क्योंकि हमारी क्लास जब देखेंगे तो 64 हमारा लोअर लिमिट है और 66 हमारा अपर लिमिट है। तो एल ये रिप्रेजेंट करता है, यू ये पे। तो एल का हमारा वर्क होता है 64, F0 F1 और F2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लास का साइज देखिए, जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमनली डिफरेंस है, मतलब दो दो का डिफरेंस चल रहा है। तो हमें ये भी चेक करना होता है कि हमारी जो क्लास है कॉन्टिन्यूस क्लास, उसमें जो डिफरेंस है, उसमें जो गैप है वो सेम होने चाहिए। अगर अनइक्वल है तो हमें इक्वल करने होते हैं, अकॉर्डिंग टू हमें फ्रीक्वेंसी बदलनी होती है। तो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे 2 का गैप चल रहा है, तो क्लास साइज क्या होगी, 2 है। तो एच का यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। तो एल की वैल्यू 64 हो गई, डेल्टा वन प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू एच। तो क्लास साइज तो 2 हो गया। डेल्टा वन की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा वन का फॉर्मूला जो होता है F0 माइनस F1 होता है। तो F0 हमारा 30 था यहाँ पे, तो 30 माइनस 25 5 हो गया, और 30 माइनस 10 आपका 20 हो गया। तो यहाँ पे आपका 5 और 20 आ गया। तो डेल्टा की वैल्यू रख ली 5/520, और ये 2 हो गया, तो ये 25 हो जाएगा। 5 5 25, यहाँ 2.5 आएगा। तो ये 5, ये 0.4 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 आएगा, 64 को 0.4 से जोड़ेंगे तो 64.4। तो ये इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू आपके मोड निकल गया। वेरी बहुत ज़्यादा इजी होता है, बट इन्हीं क्वेश्चनों में ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कहाँ पे इंस्पेक्शन यूज़ करना है, कहाँ पे ग्रुपिंग यूज़ करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फॉलोइंग डेटा दे रखा है, जहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रुपिंग का डिफाइन करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। डिस्क्रीट सीरीज में हम ये देखते हैं कि अब यहाँ पे हमें देखने का क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस मैनर में कोई है नहीं टेबल, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दे रखा है और सामने फ्रीक्वेंसी दे रखी है। बट फेयर है कि अनफेयर है, यहाँ पे देखना होगा हमें। हमें जब वैल्यूज देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 24 है, ठीक है, जो मतलब 24 सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद सेकंड जो हाईएस्ट है वो 22 है, तो गैप जो है वो 2 का है, दैट इज। और उसके बाद भी 20 है, तो 2 का गैप चल रहा है, दैट इज नॉट ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड लगाते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड को एक बार ध्यान समझिएगा। क्या कर रहे हैं, हम 6 कॉलम बनाते हैं, मार्क्स हमें दिए हुए थे और फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई है। तो मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को हम, मार्क्स दे रखा था और फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट जो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बनाते हैं। इसके अलावा हम 5 कॉलम अलग से बनाते हैं, ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे। पहला कॉलम तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, इसके अलावा 5 कॉलम हम अलग से बनाते हैं, तो टोटल हमारे 6 कॉलम हो गए। तो पहले कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी है उसमें सबसे मैक्सिमम जो मैक्सिमम नंबर है उसको हम सर्किल कर लेते हैं। उसके बाद कॉलम 2 में क्या करते हैं, हम दो दो का ग्रुप लेते हैं, 2 का ग्रुप लेते हैं और ऐड कर देते हैं। 4 + 6 10 हो गया, 5 + 10 15 हो गया, 20 + 22 42 हो गया, 24 + 6 30 हो गया, और 2 1 3 हो गया। और इसमें जो मैक्सिमम टोटल है उसको हम सर्किल कर दे रहे हैं। ग्रुप 3 में क्या करते हैं, कॉलम 3 में हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को लीव कर देते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को लीव कर देते हैं, और सेकंड फ्रीक्वेंसी से हम 2 2 का गैप बनाते हैं। तो 6 + 5 11 हो गया, 10 + 20 30 हो गया, 22 24 46 हो गया आपका, 6 2 8 8 हो गया। और इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको सर्किल कर लेते हैं। कॉलम 4 में आप देखिए, कॉलम 2 और कॉलम 3 हमारा 2 2 का गैप 2 2 का ग्रुप होता है। कॉलम 4 से लेके कॉलम 6 तक हम 3 3 का ग्रुप बनाते हैं। तो फर्स्ट 3 का ग्रुप बनाया 4 से लेके 5 तक, तो आपका 15 हो गया। फिर 10 20 और 22 को जोड़ा 52 हो गया, ये 24 6 और 2 को जोड़ा 32। तो लास्ट में 1 बच रहा है, जो गैप जो मतलब 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, डिनाई कर देते हैं।
तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 52 है, तो उसको सर्कल कर लिया। अब कॉलम 5 में हम क्या करते हैं, पहले नंबर को हम लीव कर देते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को लीव कर देते हैं, और तीन का ग्रुप बनाते हैं। तो 6 + 5 + 10 तो 21 हो गया। 20, 22 और 24 66 हो गया। 6, 2 और 1 9 हो गया। तो इस तरह से हमने करा और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सर्किल कर दिया। लास्ट कॉलम में हम दो नंबर को लीव कर देते हैं, क्योंकि तीन का ग्रुप होता है, तो फर्स्ट लीव करते हैं, सेकेंड लीव करते हैं, और लास्ट में बस दो नंबर को लीव कर देते हैं। तो 5, 10, 20 आपका 35 हो गया, 22, 24, 6 और 52 हो गया। तो हाईएस्ट जो है हमने सर्किल कर दिया। तो इस तरह से हमारी जो ये ग्रुप टेबल है, वो हमारी ग्रुप टेबल्स क्रिएट हो गए। तो आई थिंक कि लास्ट के जो दो नंबर बच रहे हैं वो 2 और 1 बच रहे हैं, तो हमारा तीन का ग्रुप बन ही रहा है, इसलिए हमने दोनों को छोड़ दिया। तो हमारा इस तरह से कॉलम बन गए। तो कॉलम पे हमारा जो मेन मकसद होता है वो ये बनाना होता है कि हाईएस्ट जो हमें नंबर है, टोटल नंबर है, उस पर हमारा सर्किल हो। दिस इज एनालिसिस टेबल। जब एक बार हमारा ग्रुप टेबल बन जाती है तो हमें एनालिसिस टेबल बनानी होती है। एनालिसिस टेबल में क्या होता है, कॉलम हमारा क्या होता है, कॉलम हमारा इस फॉर्म में आ जाता है, कॉलम के टर्म में आ जाता है, और मार्क्स हमारे क्या आ जाते हैं, रो के टर्म में आ जाते हैं। तो हमारे मार्क्स जो है वो पीछे पीछे भी देखेंगे तो 5 से लेके 20 तक थे। तो 5 से लेके 20 तक हमने मार्क्स लिख दिए, और 6 कॉलम होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम बना दिए, और नीचे एक कॉलम अलग से एक रो बना ली हमने टोटल की। तो अब ये जो 1 आया, ये कैसे आया, यहाँ पे समझने की बात होगी। जो कॉलम 1 में है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24 है, वो किसके फ्रंट पे, 15 के फ्रंट पे। तो हमने क्या किया, एनालिसिस टेबल में 15 पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। मतलब जहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको जोड़ के या जो भी होगी, वहाँ पे हम 1 लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब इसके अलावा जब सेकंड कॉलम में देखेंगे तो 42 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसको जोड़ने से बनी, 13 और 14 को जोड़ने से बनी। तो 13 और 14 पे हमने दोनों पे 1 1 कर दिया। ठीक है। इसी तरह तीसरा कॉलम क्या है, 46 है, 46 हाईएस्ट है। ये किसको जोड़ने से बना था, 14 और 15 को जोड़ने से बना था, मतलब 22 और 24 को जोड़ने से बना था, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या थे, 14 और 15 थे। तो 14 और 15 के सामने हमने क्या किया, 1 1 कर दिया। इसी तरीके से हम तीसरा देखेंगे तो 3 का ग्रुप चल रहा है, तो अब 3 बार 1 होंगे। देखिए 2 का ग्रुप चलेगा तो 2 बार 1, 3 का ग्रुप चलेगा तो 3 बार 1, और इकलौता जैसे कॉलम 1 में सिर्फ 1 ही था, तो 1 ही एक ही बार मिलेगा। तो कॉलम 4 में 52 इज हाईएस्ट है, किसको जोड़ने से बना है, 10, 20 और 22 को जोड़ने से। ये किस पे है, 12 से लेके 14 तक। तो 12 से लेके 12 से लेके 14 तक, 12, 13 और 14, तीन का ग्रुप हो गया। कॉलम 5 पे देखेंगे, कॉलम 5 पे क्या है, 66 है, किसको जोड़ने से बना था, 20, 22 और 24 को। तो 20 किसमें, 13, 14 और 15। तो 13, 14 और 15, तो 13, 14 और 15। ठीक है। अब जो लास्ट का कॉलम है 52 किसको जोड़ने से बना था, आपका 52 किसको ऐड करने से बना, 22, 24 और 6 को। तो 14, 15, 16। तो 14, 15, 16 पे हमने 1 कर दिया। तो एनालिसिस टेबल में हमने 1 इस तरह से ले आते हैं। आप टिक भी कर सकते हैं, बट काउंट जो टोटल है हमारे काउंट करना होगा। तो 1 यहाँ पे है, तो इस कॉलम में 1 1 है। यहाँ पे 3 बार 1 है तो 3 हो गया, यहाँ 5 टाइम है तो 5 हो गया, यहाँ 4 टाइम है तो 4 हो गया, यहाँ 1 टाइम है तो 1 है। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारी हाईएस्ट टोटल निकला है वो कहाँ पे निकला है, 5 निकला है, और वो किसके सामने निकला है, 14 के सामने निकला है। तो जब 14 के सामने निकला है तो दैट इज 14 जो हमारा होगा, दैट इज हमारा मोड होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको देखने से ही पता चल जाएगा भैया कि 14 क्यों आंसर है, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर हम देखते हैं, इंस्पेक्शन से देखते हैं, तो हमारा आंसर क्या होता, 15 होता। बट यहाँ पे क्या था, डेटा जो टेबल थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन था, अनफेयर था, जिसकी वजह से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का नंबर ना होके यहाँ पे क्या हो गया, उससे कम फ्रीक्वेंसी का नंबर जो है, ऑब्जर्वेशन है, वो मोड हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपको डिफाइन होने बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि इंस्पेक्शन कब यूज़ करते हैं और ग्रुपिंग कब यूज़ करते हैं। अब इसी तरह का एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। इस एक टर्म है, एग्जांपल है बिलो का, जो हमने लास्ट में अर्थमेटिक मीन और मीडियन में दोनों कर रखे। तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं मोड में, जो क्वेश्चंस आते हैं उधर सिमिलर ऑफ द मीडियन, मीन और मीडियन की तरह ही होते हैं। यहाँ पे बिलो, लेस देन और आपके मोर देन। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सही करना होता है, एफ की टेबल को सही करना होता है, उसके बाद हमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना होता है। तो जैसे बिलो 10 है, बिलो 20 है, बिलो 30 है, तो इसको पहले सही कर लेते हैं इस टेबल को। बिलो का मतलब है आपकी 10-10 का गैप चल रहा है, तो यहाँ बिलो 10 का मतलब 0 to 10 होगा, यहाँ 10 to 20 होगा, 20 to 30 होगा, 30 to 40 होगा। तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, माइनस होती जाएगी। जैसे 4 है, 4 के ऊपर कुछ नहीं तो 4 ही रहेगा, 6 का 4 से माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो 4 हो गया, 6 का 4 माइनस 2 हो गया। फिर इसी तरीके से हमारे क्या होगी फ्रीक्वेंसी, जैसे 24 को 6 के करेंगे, 18 हो गया। तो हम फ्रीक्वेंसी को भी सही करते जा रहे हैं, और ये मार्क्स जो है हमारा उसको भी हम करेक्ट करते जा रहे हैं। 0 10 हो गया, 10 to 20 हो गया।
तो मैंने पहले ही बताया था बिलो और लेस देन के केस में क्या होता है, जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है तो हम नीचे के नंबर को ऊपर से माइनस करते हैं। ठीक है, नीचे के डाउन नंबर्स को जो भी होता है, जो हाँ, जैसे 6 को 4 से माइनस करते हैं तो 24 को 6 से माइनस किया, 46 को 24 से माइनस किया, 67 को 20। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज जो हमारी आती हैं 100 को 99 से करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो आप यहाँ देखते हैं कि ये फेयर है कि अनफेयर है, तो यहाँ पे 22 और 21 दो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज है, इसका मतलब है ये अनफेयर डेटा है। तो हमने क्या किया, 6 कॉलम बनाए। फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी को माना, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वही कॉन्सेप्ट लगाया। पहले दो दो का ग्रुप बनाया, जैसे 4+2 है तो 6 हो गया, 18+22 40 हो गया, 21 19 40 हो गया, 10 और 3 13 हो गया, एक बचा लास्ट में तो एक का ही ग्रुप चलना तो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दो अलग अलग नंबर हैं वो सेम है तो दोनों को सर्किल कर लेंगे, दो हो या तीन हो तो दोनों सेम सर्किल कर लेते हैं। फिर तीसरे कॉलम में क्या करते हैं, एक को छोड़ दिया, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ दिया और दो दो का ग्रुप बनाया, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। जो हाईएस्ट टोटल था 43 उसको कर लिया। फोर्थ कॉलम में क्या किया हमने, तीन तीन का ग्रुप बनाया, तो चार तो छः, छः और 18 24, तो तीन का ग्रुप बना, 20 21 19 तो 62, 10 3 13 और 4 14 हो गया। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 62। फोर्थ कॉलम में हम पहले एलिमेंट को छोड़ देते हैं, दूसरे एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, दूसरी फ्रीक्वेंसी से 2 18 22 20 42, तो इसको 50, लास्ट में एक बचा है उसको छोड़ देंगे। इसी तरह सिक्स में हम दो एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं, दो फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं और तीन तीन का, तो पहला ग्रुप होगा 18 20 21 तो 61 आ गया, तीसरा ग्रुप बना 19 10 और 3 32 आ गया। तो वहाँ पे भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को करते हैं। तो जहाँ पे सर्किल कर लिया उसके भी यहाँ पे हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं। अब ये जो टेबल है, जब हमने ये टेबल में वन वन हमने पुट कर दिया है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कैसे वन वन पुट करते हैं, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये आ रहा है कि दिस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि 30 40 में भी टोटल 5 आ गया और 40 to 50 में भी 5 आ गया। तो इस तरह जब मॉडल एनालिसिस टेबल में जो टोटल्स होते हैं अगर वो सेम आ जाते हैं तो दैट इज बाय मॉडल सीरीज। बाय मॉडल सीरीज का मतलब है जब आपको पर्टिकुलर मॉडल क्लास ही नहीं मिले या मॉडल ऑब्जर्वेशन नहीं मिले, तब जो क्वेश्चन होता है वो बाय मॉडल प्रॉब्लम्स में आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हमें अब क्या करना होगा, मीडियन और मीन दोनों निकालने होंगे। तो मीडियन और मीन ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर रखे हैं कैसे निकालते हैं, तो उसको फिर से देख लेते हैं। हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमारी 0 to 10 टेबल जो है सेम है, फ्रीक्वेंसी हमारा दे रखा है। तो हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट 0 to 10 का 5 15 मीन निकालने के लिए है, तो 5 to 10 15 ये कर लिया। और हमने सीधे सीधे क्या कर लिया, मिड पॉइंट निकाला तो एम एफ कर लेंगे, सॉरी एम एफ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं यू और यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम इसको स्टेप डिवीजन मेथड से निकाल लें, तो यू कर लेते हैं, यू इजकल टू एक्स माइनस ए अपॉन 10 हो जाएगा, तो हमने क्या माना 45 माना, तो 45 हो गया एक्स माइनस 45 अपॉन 10। तो यहाँ पे 5 को माइनस 45 किया तो 40 आ जाएगा अपॉन 10, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये ऑलरेडी मीन में डिफाइन कर रखा है मैंने। और फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट इंटू कर देते हैं, एफ का यू से इंटू कर देते हैं -16 और ये, तो सिग्मा एफ यू की वैल्यू आ गई -28। मीडियन में हमारा क्या होता है, मीडियन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, तो अलग अलग निकाल के हमने एक ही में निकाल लें। तो मीडियन में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाली, देखिए फ्रीक्वेंसी थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। ठीक है, 4 था, 4 लिखा, 4 का 2 से किया 6, 6 का 18 से किया 24, 24 का 22 से किया 46, तो जोड़ते गए, सम करते गए, तो हमारी वैल्यू 100 आ गई, यहाँ सिग्मा एफ की वैल्यू 100 आ गई। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो ए की वैल्यू आपको देखिए, ए की वैल्यू आपको यहीं से मिल जाएगी, ए 45 है, सिग्मा एफ यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी -28 है, सिग्मा एफ 100 है। इंटू एच क्या होता है, जो डिफरेंस आपने लिया, जैसे 0 से 10 का है, वैसे यहाँ पे जो 10 आपने लिया वही होता है, तो 10 10 का गैप चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे फॉर्मूला लगा आपका ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, तो जब वैल्यू आपकी आई तो आपने फॉर्मूले में रख दी सारी वैल्यू, तो आपकी जो मीन आया है वो 42.2 आया। मीडियन में क्या होता है, जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो n/2 करते हैं। तो n/2 जैसे ही करेंगे, 100 है जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, सिग्मा एफ का 100 है, तो n/2 करेंगे तो n/2 का मतलब यहाँ पे 100 का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो क्यूमुलेटिव में देखते हैं कि 50 तो है नहीं, तो 50 से ज़्यादा क्या होगा, 67 है। तो 67 है, तो 67 के सामने फ्रीक्वेंसी 21 है, और ये आपका 40 to 50 के बीच का रेंज है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम जैसे देखते हैं n/2 का फॉर्मूला लगाते हैं जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, और मीडियन का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, n/2 कर लेते हैं, तो 100/2 का मतलब 50 हो गया। 50 से बड़ी वैल्यू जो है हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख लेते हैं, तो यहाँ 67 है। तो 67 पे हम सामने क्या देख रहे हैं, 40 to 50 वाला रेंज है, 40 to 50 वाला रेंज है, इसका मतलब है कि आपका मीडियन क्लास क्या होगी, 40 to 50 वाली मीडियन क्लास होगी। तो आप फॉर्मूला होता है n/2
माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। तो एल की वैल्यू क्योंकि 40 है तो लोअर लिमिट 40 हो गई, एन बाई क्योंकि एन 100 है, सी क्या होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास है उसके पहले की फ्रीक्वेंसी, तो 67 से पहले की क्या है 46 है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 46 हो गई। एफ 100 ही है, सिग्मा एफ की वैल्यू, अरे सॉरी ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी सामने कितनी है 21 है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 21, तो 21 है, तो एफ क्या होगा आपको 21 होगा। एच क्या है 10 का डिफरेंस है, तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज लिख दी है, तो आपकी मीडियन की वैल्यू आ गई। आप मोड का सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो वैल्यू निकाली दैट इज 41.3। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपके डिफाइंड हो, बाय मॉडलर प्रॉब्लम हो, तो हमें इसी तरह से क्वेश्चंस निकालने होते हैं। जो ग्रुपिंग मेथड है वो ऑलरेडी मेंशन होता है, ग्रुपिंग मेथड हमारा इसमें भी लगता है, क्या कहते हैं आपके कॉन्टिन्यूस सीरीज में, तो उसमें भी आपका सॉल्व करके ऐसे ही में जब आपका मोड क्लास निकल जाता है उसके बाद भी आपको निकालना पड़ जाता है। जैसे एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है जिसमें इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है और मोड दे दिया हमारा 36 है, तो दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। टेबल आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज में है, फ्रीक्वेंसी आपकी ले रखी है, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, तो हमने क्या किया, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हमने पहली फ्रीक्वेंसी को एक्स मान लिया, पहली फ्रीक्वेंसी को एक्स मान लिया, इसको हमने कुछ नहीं माना, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, या वाई मान लीजिए, इसको वाई मान लेते हैं, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ओके। तो फ्रीक्वेंसी में हम देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है, मोड गया 36 है, तो जो 36 है वो कहाँ से आया होगा, 30 माइनस 40 के बीच में से आया होगा। अगर 36 मोड है तो 30 टू 40 के बीच में आया होगा, तो मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये होगी, और इसके पहले की फ्रीक्वेंसी ये और दूसरी फ्रीक्वेंसी ये होगी, जब क्योंकि डेल्टा की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं, 20 30 को एक्स मान लेते हैं, और 30 टू 40 वाली क्लास को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो 5 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 10 6 कितना हो गया 22, मतलब 5 आपका 7, 5 5 10 2 12 हो गया, 12 10 22 हो गया, 22 6 28 हो गया, 28 को 50 से माइनस किया तो 22 आ गया, 22 माइनस एक्स, 22 माइनस एक्स आ गया। तो ये जो हमने y माना था ये x माना था, तो ये 20 30 वाले को x माना था, ये आपकी y थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 22 माइनस एक्स, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास 30 टू 40 क्या होगी 22 माइनस एक्स हो जाएगी। मोड क्लास हमें पता है 30 टू 40 है, तो 30 टू 40 क्लास है, तो 22 माइनस एक्स हो गया, ये x हो गया। तो F0 ये हो गया, F1 ये हो गया, FM ये हो गया, F1 ये हो गया, और F2 ये हो गया। तो अब ये देखिए FM क्या हो गया 22 माइनस एक्स हो गया, F1 क्या हो गया x हो गया, F2 क्या हो गया 10 हो गया। और क्योंकि मोड क्लास है, लोअर लिमिट 30 है, डिफरेंस एच है, तो सीधे सीधे मोड में डेल्टा का फॉर्मूला होता है एफ एम माइनस एफ वन, तो 22 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 22 माइनस 2x, एफ एम माइनस एफ टू तो 22 माइनस एक्स माइनस 10, तो ये 12 माइनस एक्स हो गया। मोड का फॉर्मूला जो होता है वो एल प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू एच, तो मोड ऑलरेडी 36 दे रखा है, लोअर लिमिट आपकी 30 हो गई, डेल्टा की वैल्यू ऑलरेडी पुट कर दी 10 कर दिया, सबको सॉल्व करते गए, 30 से 30 इधर ले गए, 36 से माइनस 30 हुआ तो 6 आ गया, ये वैल्यू यही है, तो 22 माइनस 2x हो गया, इंटू 10 सेम रहेगा, यहाँ सॉल्व किया 22 प्लस 12 कितना हो गया 34 हो गया, माइनस 2x माइनस 3x हो गया, ये आपका आ गया। तो 6 से 34 माइनस 3x कर दिया, यहाँ 22 माइनस 2x कर दिया, इंटू 10 कर दिया, तो 22 इंटू 10 कितना हो गया 220 हो गया, और 10 20x हो गया, और 60 34 204 हो गया, माइनस 18x आ गया। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2x हो गया, यहाँ सॉल्व करेंगे तो सॉरी 204 को हम यहाँ ले जाएंगे और 20x को यहाँ ले आएंगे, इक्वल के दूसरा साइड 204 को इधर ले जाएंगे, 20x को, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 220 से 204 माइनस होगा तो 16 आएगा, और 20 में से 18 माइनस होगा तो 2x आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 आ जाएगी। और दूसरी वैल्यू क्या थी 22 माइनस एक्स, तो 22 माइनस 8 कितना हो गया 14 हो गया। तो आपको दोनों वैल्यूज मिल गई हैं, आप एक्स वाई लेके भी कर सकते हो या सिर्फ एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसीज में। मोड का जो इनडायरेक्टली बायमॉड्यूलर वाला प्रॉब्लम था 3 मीडियन माइनस 2 मीन से हम सॉल्व करते हैं, जो उसका अभी लास्ट एग्जाम्पल भी दिखाया। अब बात करते हैं मैरिड और डिमेरिड्स की। कई बार केसेस क्या होते हैं, हम इंस्पेक्शन के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेते हैं और बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं मोड, और बहुत इजी मेथड है इंस्पेक्शन मेथड, होपफुली आप लोगों को समझ में भी आया होगा। इट इज़ नॉट अफेक्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यू, कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू से ये कभी भी इफेक्ट नहीं होता, मोड की वैल्यूज कभी इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि मोड में हम एक्सट्रीम वैल्यूज को हम लेते ही नहीं है, हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए लेते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंडेड क्लास, यहाँ पे जब भी कितनी भी ओपन एंडेड क्लासेस हों वो हम इसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं।
मतलब यहाँ पे क्लोज होने की जरूरत नहीं है। क्लोज होने का मतलब है आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पता होने की जरूरत नहीं है। आप ओपन है, कितने भी नंबर्स हों आप कहीं से भी ओपन करके ले सकते हैं। हमें क्लोज एंडेड से हमें कोई मतलब नहीं होता। इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, हम ग्राफिकली भी लोकेट कर सकते हैं, ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। और हम यहाँ पे इसका यूज़ क्वालिटी डेटा के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारा मोड होता है वो क्वालिटी डेटा के लिए यूज़ होता है। डिमेरिट्स करते हैं, डिमेरिट्स की बात करें तो मोड इल डिफाइन होता है, जिसकी वजह से कभी कभी मोड की वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाती। कई बार 3 मीडियन माइनस 2 मीन से हो जाता है, बट कई बार क्या होता है प्रॉब्लम करता है, 3 3 नंबर्स हो जाते हैं तो हो सकता है ना आए। मोड इज कैपेबल फॉर द अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, मतलब मोड इज नॉट कैपेबल फॉर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। कभी कभी क्या होता है अलजेब्रा में इस चीज मोड को यूज नहीं कर सकते हैं। अलजेब्रा में जब अलजेब्रा इन द टर्म्स की मल्टीपल वैल्यूज जैसे आपकी एक्स वाई के टर्म में होती है तो वहाँ पे मोड हम नहीं निकाल सकते। बहुत ही रिजिडली डिफाइन है, एक टर्म यूज होता है उसी के बिहार पे हमें करना पड़ता है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। और कई सारे फॉर्मूले होते हैं जो मोड को डिफाइन करते हैं, और ये फ्लक्चुएशन जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी टाइम ऑफ द सीरीज, एवरी आइटम ऑफ द सीरीज। ये उस पर बेस नहीं करता है कि हर किसी आइटम को इसमें लिया जाए। तो ये एक चीज़ प्रॉब्लम होती है। अगर यूजफुल के टर्म में देखें तो मोड इज जनरली डिटरमाइन हाई स्क्यूड और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या हाई स्क्यूड में वहाँ बात करते हैं जब मीन मीडियन वैल्यूज में आपको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है, तो उस डिफ्रेंशिएट में हम मोड की वैल्यू को ही सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। और व्हेन द मोस्ट टिपिकल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिजायर्ड तो हम मोड ही निकालते हैं। तो इस तरह से ये मोड के बारे में और सारी चीज़ें थी जो भी क्लियरिटी थी, जितने भी डिफाइन थे, तो ये मोड है। सो होपफुली गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड आई थिंक कि अगर कोई भी चीज़ नहीं से डिफाइन हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आई सॉल्व थ्रू अ न्यूमेरिकल बेस। तो इसके लिए हमें और भी चीज़ें करनी होंगी, हमें प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो अगर कहीं पे भी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो जस्ट कमेंट माई बॉक्स, और आप क्वेरी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। होपफुली इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। इस पे आपको जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन आप ढूंढना चाहते हैं वो आपकी बुक्स में मिल जाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक